नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त नारी सशक्त भारत। 28 नवंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में हुआ था। मां का नाम सेवती उर्फ सुधामती मंगेशकर और पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। लता के जन्म से पहले ही उनके पिता को यह एहसास होने लगा था कि उनकी आने वाली संतानें कोई दैव्य शक्ति है, और कहते हैं यही वजह है कि लता मंगेशकर के चाहने वाले लता मंगेशकर में मां सरस्वती का रूप देखते थे। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बेहतरीन संगीतकार थे। उनकी खुद की एक ड्रामा कंपनी भी थी। लता मंगेशकर के पैदा होने के कुछ समय बाद परिवार शामली में रहने लगा। लता मंगेशकर की 3 छोटी बहनें मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला, और यही वजह थी कि बचपन से ही लता मंगेशकर का झुकाव संगीत की ओर होने लगा था। वह शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने लगी थी, लेकिन उस वक्त की फिल्मी संगीत को भी बहुत बारीकी से सुना करती थी। उस दौर में एल सहगल लता मंगेशकर के पसंदीदा गायक हुआ करते थे। लता मंगेशकर अभी पिता से गाना सीख ही रही थी कि उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। सन 1942 में पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 13 साल की लता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था। लता ने अपने नाजुक कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्या किया जाए। लता को गाना गाना आता था, नाटकों में अभिनय करना आता था। फिल्म में अभिनय करना उनके पिता को पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, तो लता को लगा कि जो काम मिले वह करना पड़ेगा, भले ही वह फिल्मों में अभिनय करने का काम क्यों ना हो। लता के पिता के दोस्त थे श्रीपद जोशी। उन्होंने मास्टर विनायक से बात की। लता को फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया, साथ ही एक मराठी गाना भी गाने को मिला, जिसके बाद लता को कुछ पैसे मिले और वहीं से लता मंगेशकर के फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई। साल 1983 में लता मंगेशकर ने पहली बार एक मराठी फिल्म गज बहू में गाना गाया। 1943 में मास्टर नायक ने लता के पूरे परिवार को कोल्हापुर बुला लिया। मास्टर विनायक मशहूर अभिनेत्री नंदा के पिता थे। मास्टर विनायक उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे, बड़ी माँ। फिल्म की हीरोइन थी नूरजहां। लता मंगेशकर को भी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया और एक गाना भी मिल गया। नूरजहां को लता की आवाज़ बहुत पसंद आई। उनको दिख गया कि इस लड़की में गुण है, ये काबिल है, टैलेंटेड है। जब भी शूटिंग के दौरान मौका मिलता था तो नूरजहां लता को अपने पास बुलाती थी और उससे गाना सुना करती थी। नूरजहां और लता के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। इस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लता को मुंबई आना पड़ता था। उन दिनों मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था, और जब बार बार मुंबई के चक्कर लगने लगे तो लता मंगेशकर मुंबई की होकर रह गई। मुंबई में लता को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें बस यहाँ मास्टर विनायक का ही सहारा था। मास्टर विनायक लता से फिल्मों में एक्टिंग तो करवा रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि लता के अंदर एक प्रभावशाली गायिका छुपी है और उसे निकालना बेहद जरूरी है। लेकिन टैलेंट को कब तक बांध कर रखा जा सकता था। लता की आवाज़ जब दुनिया ने सुनी तो लता को धीरे धीरे गाने मिलना शुरू हो गए, और जब ठीक ठाक गाने मिलने लगे तो लता मंगेशकर ने सन 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर जिन दिनों गाने की शुरुआत की, उन दिनों हीरोइनों के लिए जितने भी सिंगर गाना गाया करते थे उनकी आवाज़ मोटी हुआ करती थी, लेकिन 17-18 साल की लता मंगेशकर की आवाज़ बेहद पतली थी, इसलिए उन्हें काम भी काफ़ी मुश्किलों से मिलता था। इसके बाद मशहूर सिंगर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के हुनर को पहचाना और उनसे गाना गवाए। गुलाम हैदर को यकीन था कि लता अपना मुकाम जरूर बनाएगी। 1948 में गुलाम हैदर ने लता से फिल्म मजबूर में गाना गवाया। गाना हिट हुआ और इसी के साथ लता का करियर भी चलना शुरू हो गया। शुरुआत में सब कहा करते थे कि लता नूरजहां की कॉपी करती हैं, लेकिन धीरे धीरे लता मंगेशकर ने अपनी अलग जगह बनाई और हर कोई लता मंगेशकर की आवाज़ का कायल हो गया। लता मंगेशकर ने जब ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया, ये गाना सुनकर उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी, और अब लता मंगेशकर हम सब की आंखों में आंसू छोड़कर चली गई हैं। लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। लता मंगेशकर का वो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। लता मंगेशकर की आवाज़ सदियों तक उनकी पहचान बनी रहेगी। सशक्त नारी सशक्त भारत के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज़ एक भारत।